Hello everyone, hope you are doing good for your board exam. Today we will be discussing chapter 4, that is determinant. In the previous chapter we have discussed matrices, and in another video in the second part we have discussed the PYQs. Today we will be starting determinant chapter. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट मी टेल यू वन थिंग कि फर्स्ट पार्ट में मैं सबसे पहले आपको तीन चीजें पढ़ाऊंगा फर्स्ट पार्ट में. दैट इज पार्ट 1. इन द सेकेंड पार्ट आई विल बी कवरिंग दीज टू टॉपिक्स. पार्ट सेकेंड. उसके बाद पीवाईक्यू के भी दो पार्ट रहने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के. तो इस तरीके से इन द फर्स्ट पार्ट व्हाट वी हैव टू स्टडी डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, सॉरी डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, क्योंकि डिटर्मिनेंट पढ़ने वाले हैं आज. देन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, और फिर माइनर एंड कोफैक्टर, क्योंकि यहां से ही डिटर्मिनेंट निकलता है तो इसके बारे में पढ़ेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट. जिस तरीके से हमने डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था कि मैट्रिसेस इज अरेंजमेंट ऑफ m क्रॉस n नंबर्स, उसी तरीके से डिटर्मिनेंट की अगर बात करें तो डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट इज बेसिकली अ नंबर. डिटर्मिनेंट इज बेसिकली अ नंबर, और ये डिफाइन होता है किसी भी मैट्रिक्स के लिए, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए. मतलब कोई भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर की, 2x2 की हो, 3x3 की हो, तो उसके लिए डिफाइंड होता है. तो हमको क्या याद रखना है कि डिटर्मिनेंट क्या है? इट इज बेसिकली अ नंबर. और ये किसके लिए डिफाइंड होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए. और हम अगर बात करें कि डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो उसको लिखने का तरीका होता है वी आर हैविंग अ मैट्रिक्स ए, तो ये जो इस तरीके से लिखा जाता है इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट. इसको क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट. तो अब हमें ये भी पता करना होगा कि हमारे पास अगर कोई भी मैट्रिक्स गिवन है तो उसका डिटर्मिनेंट निकालना कैसे है. अगर हमारे पास सपोज दैट वी आर हैविंग अ मैट्रिक्स ऑफ 1x1 ऑर्डर, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक ही एलिमेंट है. तो हमारे पास एक मैट्रिक्स ले लीजिए Aij 1x1. यहां पर ये क्या गिवन है? Aij, ये एलिमेंट है 1x1 मैट्रिक्स का. अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो सिंपली हमको क्या करना होगा, ये जो A है इसके बाहर इस तरीके की दो पैरेलल लाइंस, इसको डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंटेशन कहते हैं. और सिंपली यहां से हमारे पास आ जाएगा Aij. इस तरीके से हम निकाल लेंगे तो ये हमारा डिटर्मिनेंट हो जाएगा. ये क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट आ जाएगा. एक फिक्स वैल्यू आ गई. इसी तरीके से हम दो 2x2 ऑर्डर के लिए भी निकाल सकते हैं. सपोज दैट वी आर हैविंग अ मैट्रिक्स A जिसका ऑर्डर कितना है? 2x2. ऑर्डर कितना है? 2x2. और 2x2 A11 A12 A1 A21 A22. यह हमारे पास 2x2 की एक मैट्रिक्स है. और कोई पूछता है हमसे कि इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका डिटर्मिनेंट? अगेन इसको लिखना है इस तरीके से, ए लिखा और दो पैरेलल लाइंस. ये मॉड नहीं है, ये बताता है डिटर्मिनेंट को. ये क्या बता रहा है? डिटर्मिनेंट को. और 2x2 मैट्रिक्स का हमको डिटर्मिनेंट निकालना है, तो सिंपली जो पहला एलिमेंट है और ये जो लास्ट एलिमेंट है इसका मल्टीप्लिकेशन करना है. A11 इंटू A22. क्या करना है? पहला एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस साइन, देन A12 इंटू A21. तो
तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, 2x2 ऑर्डर का हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। और डिटर्मिनेंट क्या है, इट इज बेसिकली अ नंबर। किसी भी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये डिफाइंड होता है। तो इतनी सी बात थी इसमें डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट की। ऐसे ही हम 3x3 मैट्रिक्स का, 3x3 मैट्रिक्स का भी निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट। 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, लेकिन उसको निकालने के लिए पहले हमको पढ़ना होगा माइनर क्या होता है, क्योंकि उसका माइनर का यूज होता है इसमें, एंड कोफैक्टर का भी यूज होता है। तो पहले उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम माइनर एंड कोफैक्टर की बात करें। सबसे पहले बात करते हैं माइनर एंड कोफैक्टर की। तो माइनर क्या है, माइनर किसी भी एलिमेंट के लिए डिफाइंड होता है। मतलब हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसमें एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट से बनता है मैट्रिसेस। तो एलिमेंट के लिए, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए हम माइनर डिफाइन करते हैं। तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij इज एक्सप्रेस एज Mij। मतलब हमारे पास ये सपोज करिए 3x3 की एक मैट्रिक्स है, 3x3 की एक मैट्रिक्स है, A11 A12 A13, similarly A21 A22 A23, and then A31 A32 A33। ये हमारे पास एक 3x3 की मैट्रिक्स है। तो हम अगर माइनर डिफाइन करना है तो हर एक एलिमेंट के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं, और उसका एक्सप्रेशन क्या रहने वाला है। अगर जनरली बात करें, इन जनरल बात करें, Aij मतलब एक कोई भी जनरल एलिमेंट ले लीजिए, तो इसके लिए जो हमारा माइनर रहने वाला है वो Mij से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और आप पूछेंगे कि माइनर निकालते कैसे हैं। माइनर निकालने के लिए हमको i और i रो को हटा देना होगा और j कॉलम को हटा देना होगा। तो अगर हम बात करें कि A11 हमारा एलिमेंट है, इसके लिए जो माइनर होगा, इसके लिए जो माइनर होगा वो होगा M11। तो हम कैसे निकालेंगे इसको। सबसे पहले रो देखिए, रो क्या है, फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो हटा दीजिए, फर्स्ट रो हटा दीजिए, ये हट गया। उसके बाद जे, जे क्या है, कॉलम। और कॉलम हमारे पास क्या है, फर्स्ट, ये सॉरी यहां पर पहले ये पहले ये आएगा रो, ये रो हट गया हमारे पास। उसके बाद ये कॉलम हट गया। तो इसको रिमूव करने के बाद ये जो हमारे पास बचा, इसको हम बोलते हैं माइनर। इसको क्या बोलते हैं, माइनर। और ये आप दिख रहा है कि ये 2x2 की क्या है, एक हमारे पास ये 2x2 की क्या है, एक डिटर्मिनेंट ही तो बचा हमारे पास। तो इसको निकालेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, A22 इंटू ये वाला एलिमेंट A33, फिर माइनस A23 इंटू A32। तो इस तरीके से माइनर निकल जाएगा, पहले ये M11 निकल जाएगा। तो एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि फाइंड माइनर M23। क्या फाइंड करना है, माइनर फाइंड करना है M23। अब हमें सबसे पहले क्या देखना होता है कि एलिमेंट किस एलिमेंट के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सेकंड रो के थर्ड कॉलम वाले एलिमेंट के लिए। तो सेकंड रो देखिए, ये है सेकंड रो, थर्ड कॉलम। तो मतलब इस एलिमेंट के लिए हम माइनर निकाल रहे हैं। तो इस एलिमेंट के लिए अगर माइनर निकालना है तो सबसे पहले सेकंड रो को हटा दीजिए, ith रो को हटा दीजिए। ith रो कौन सी है, सेकंड। तो सेकंड रो को हमने हटा दिया। उसके बाद थर्ड कॉलम को हटा दीजिए। थर्ड कॉलम कौन सा होगा, ये वाला थर्ड कॉलम, इसको हटा दीजिए। अब ये जो डिटरमिनेंट बचता है, मतलब ये चार एलिमेंट बचे, इनसे हम क्या निकाल लेंगे, माइनर। हमारे पास क्या रिमेनिंग, 1 2 4 -1। तो इस तरीके से हम यहां से अब क्या निकालेंगे, ये क्या है, सिंपली ये 2x2 का इस तरीके से डिटरमिनेंट निकालते थे, उसी तरीके से यहां पर
निकाल देंगे हम लोग माइनर में। तो 1 इंटू -1 देन -2 इंटू 4, यहां से -1 -8 दैट इज -9। इस तरीके से हम किसी भी माइनर को निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि यहां पर अगर मुझे निकालना होता M3×2, मतलब अगर क्वेश्चन में पूछा होता है M3×2 निकालना है तो इसको कैसे निकालते? सबसे पहले ith रो क्या है? थर्ड रो। तो थर्ड रो को हटाना था, थर्ड रो को हटाना था, तो थर्ड रो हटा देंगे। उसके बाद जेथ कॉलम को हटाना है, तो जेथ कॉलम कौन सा है? सेकंड, तो सेकंड कॉलम हटा दीजिए। जो रिमेनिंग बचते हैं उनको लिख लीजिए 1, जो रिमेनिंग एलिमेंट है उनको लिखना है 1 3 3 2। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, 1 इंटू 2 -3 इंटू 3 2 -9 दैट इज -7। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? आराम से किसी भी एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं। तो चलिए अब कोफैक्टर को देख लेते हैं। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, मतलब जिस तरीके से हमने aij के लिए एक माइनर डिफाइन किया, उसी तरीके से किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए हम एक्सप्रेस करते हैं कोफैक्टर को एस Cij। मतलब हमारे पास अगर aij एलिमेंट है किसी भी मैट्रिक्स का, तो उसके लिए उसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या होने वाला है? Cij। और Cij को कैसे निकालेंगे? Cij को निकालने के लिए हम लिखते हैं -1⁻⁰ ये क्या हुआ? मतलब कोफैक्टर इक्वल्स टू -1 प्लस कॉलम और इनटू उसका करस्पॉन्डिंग माइनर। तो इस तरीके से सिंपली हम निकाल लेंगे अपना कोफैक्टर। एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि कोफैक्टर क्या है। और बेसिकली डिफरेंस की अगर बात करें माइनर और कोफैक्टर में, तो इसकी वैल्यूज तो सेम होगी, बस डिफरेंस किसका रहेगा? माइनस और माइनस साइन का रहेगा। मतलब साइन इसके चेंजेस रहेंगे और बाकी जो वैल्यू रहेगी वो फिक्स रहेगी। तो एग्जांपल से समझते हैं कि किसी भी कोफैक्टर को किस तरीके से निकालते हैं। यहां पर ये पूछ रहा है कि फाइंड द कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। फाइंड द कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो पहले कोफैक्टर का कैसे लिखते हैं? C2×3 -1⁻⁰i। i क्या है? i रो को रिप्रेजेंट करता है। यहां से रो कितनी मिल रही है? 2 प्लस j क्या बता रहा है? कॉलम को यहां प्लस कर देंगे। सिमिलरली इतना करने के बाद हम क्या लिखते थे? m क्या है? माइनर। और माइनर किसका निकालेंगे? 3×2 का या 2×3 का? जो यहां पर पूछा गया उसी का माइनर निकाल लेंगे। ठीक, यहां से 3 to 5 और ऑड पावर है तो यहां माइनस साइन बाहर आ जाएगा। M23 क्या है हमारा फाइनल आंसर है? नहीं, हमें अभी क्या निकालना है? माइनर निकालना है। और माइनर निकालने के लिए हमें पता है कि M23 अगर निकालना है, M23 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम का माइनर। तो चलिए निकालते हैं सेकेंड रो। ये हमारे पास सेकेंड रो है, इसको हटाना है। माइनर ऐसे तो निकालते हैं कि जो हमारे पास ith रो होती है उसको रिमूव करना है और jth कॉलम को रिमूव करना है। तो ith रो क्या है? सेकेंड रो। और jth कॉलम क्या है? थर्ड कॉलम। तो यहां से थर्ड कॉलम रिमूव कर दिया। ठीक, अब इसके बाद जो हमारे पास रिमेनिंग है उनको लिख दीजिए। रिमेनिंग एलिमेंट्स को लिखना है 1 2 4 -1। इस तरीके से हमने लिखा। इसका डिटरमिनेंट ले लीजिए। 2×2 का तो डिटरमिनेंट निकालना आता ही है हमें। 1 इंटू -1 इंटू -2 इंटू 4, यहां से -1 -8 दैट इज -9। तो इस तरीके से हम लोग यहां से क्या आया? ये हमारे पास M23 क्या आ गया? -9। और इसको यहां पर पुट कर देंगे। इसको यहां पुट करेंगे तो क्या आने वाला है? माइनस ऑलरेडी था और साथ में M23 -9। तो हमारा कोफैक्टर क्या आ जाएगा? 9। यहां से आप देख सकते हैं कि माइनर की वैल्यू 9
और बस कोफैक्टर की वैल्यू भी 9। डिफरेंस किसका है? साइन का डिफरेंस है। तो ये हमारा माइनर कोफैक्टर हो गया। उसके बाद देख लेते हैं कि डिटरमिनेंट का कैलकुलेशन, क्योंकि हमने 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स था उसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना सीख लिया, और एक 1 क्रॉस 1 का डिटरमिनेंट था उसको निकाल लिया। मतलब 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। उसी तरीके से यहां पर 2 क्रॉस 2 की अगर मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। अब 3 क्रॉस 3 की अगर हमारे पास मैट्रिक्स आ जाए, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आ जाए तो उसको किस तरीके से निकालते हैं, तो वो देख लेते हैं। 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना बहुत ही आसान है। इसको क्या कहते हैं हम लोग कि इट इज द प्रोडक्ट या इट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ अ रो। मतलब हमारे पास सम है किसका सम है? जो हमारा एलिमेंट है उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ। तो चलिए, मतलब अगर हम इस रो की बात करें, पर्टिकुलरली पहली रो की बात करें, तो यहां पर एलिमेंट क्या है हमारे पास? A11 और इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या रहने वाला है? C11। ठीक है। साथ ही में ये सेकेंड एलिमेंट A12 इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या रहने वाला है? C12। साथ ही में यहां A13 और इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर C13। ये बात समझ में आई? क्या है डिटरमिनेंट? कैसे कैलकुलेट करना है? इट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो। मतलब जो हमारे पास रो के एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ, और फिर उसके बाद क्या करना है? उन सभी का प्लस कर लेना है, मतलब उनको ऐड कर देना है। तो उससे हमको क्या मिल जाएगा? डिटरमिनेंट मिल जाएगा 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का। या फिर हम कॉलम के साथ भी कर सकते हैं। मतलब यहां पर ये गिवन है हमारे पास, फर्स्ट कॉलम या किसी भी कॉलम के लिए, किसी भी रो के लिए, किसी भी कॉलम के लिए आप डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, वो सेम आने वाला है। अगर इसके लिए हम इसको कैसे डिटरमिनेंट, ये ए था, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर कॉलम वाइज लिखना है तो हमने पहला कॉलम सिलेक्ट किया, पहला कॉलम लेने के बाद उसका एलिमेंट लिया A11, साथ ही में A11 का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या होगा? C11, वो लिख दिया। फिर उसके बाद ऐड करना है। सेकेंड एलिमेंट क्या है? A21 और इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या रहने वाला है? C21 और उसके बाद A31 इज द थर्ड एलिमेंट। A31 is the third element and the cofactor of A31 is C31। तो इस तरीके से हम डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। आप इस कॉलम के लिए भी निकाल सकते हैं। A13 ले लीजिए, A13 उसके बाद इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। साथ ही में A23 लीजिए, उसका कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करिए। A33 लीजिए, उसका कोफैक्टर से मल्टीप्लाई, एंड देन फाइनली सम अप ऑल दीस मल्टीप्लिकेशंस। जितना हमारे पास मल्टीप्लिकेशंस आया है उन सभी को सम अप कर दीजिए, तो उससे जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होती है? डिटरमिनेंट। और हमको पता है कि डिटरमिनेंट क्या होता है? एक फिक्स वैल्यू होती है, फिक्स नंबर होता है। एक फिक्स क्या होता है? नंबर होता है। तो यहां से एक फिक्स वैल्यू या फिक्स नंबर मिल जाएगा। चलिए, एक हमारे पास डिटरमिनेंट निकालना है यहां से हमको। मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स ए है, इसको ऑलरेडी डिटरमिनेंट है, तो मान लीजिए इसका डिटरमिनेंट ए आता है। यहां से हमको कैलकुलेट करना है डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए के लिए मैंने बताया कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लिए आप निकाल सकते हैं। अगर रो ले रहे हैं तो फिर कॉलम का एलिमेंट नहीं उसमें लेंगे, या कॉलम ले रहे हैं तो फिर रो का एलिमेंट नहीं लेंगे। मतलब एक रो लेना है या एक कॉलम। तो यहां पर हमने फर्स्ट
रो सिलेक्ट किया, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट पहले क्या लिखते थे, A11 उसका C11 मतलब कोफैक्टर प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13। ठीक, A11 क्या है, A11 इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट, यहां पर 1 इज द फर्स्ट एलिमेंट इंटू कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं उसको सबसे पहले देख लीजिए। C11 कैसे निकालेंगे, C11 इज नथिंग बट -1 रेज टू पावर I प्लस जे मतलब 1 प्लस 1 इंटू M11। ठीक, 1 प्लस 1 2, तो M11 के इक्वल आ जाएगा। और M11 कैसे निकालेंगे, ith रो मतलब फर्स्ट रो को हटाना है और फर्स्ट रो को हटाना है फर्स्ट कॉलम को, तो M11 कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये फर्स्ट रो को हटा दिया और फर्स्ट कॉलम को हटा दिया, तो चलिए मैं बता देता हूं फिर से इसको। M11 निकाल रहे हैं, फर्स्ट रो हटाया फर्स्ट कॉलम हटा दिया, क्या बचा 1 2, यहां से -1 एंड देन 2, इसका डिटरमिनेंट निकालिए 1 इंटू 2 प्लस माइनस 2 इंटू -1, यहां से कितना आ जाएगा 4, तो हमारा कोफैक्टर कितना आ गया 4। फाइनली C11 कितना आ गया 4 आ गया। उसी तरीके से आप यहां पर लिख सकते हैं, 4 की वैल्यू यहां रख दीजिए, ये 4 आ गया प्लस A12 क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2 इज द A12 और इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, A12 का करस्पॉन्डिंग मतलब इसका फर्स्ट रो हटा दीजिए और सेकंड कॉलम हटा दीजिए, C12 निकाल रहे हैं हम लोग। C12 क्या है, -1 रेज टू पावर ith रो क्या है 1 प्लस jth कॉलम 2 M12 -1 रेज टू पावर 1 प्लस 2 दैट इज ऑड 3 आएगा, तो -1 एज इट इज रहेगा यहां पर, और इनटू M12 क्या है, माइनर ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम इस एलिमेंट का, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इस एलिमेंट का माइनर क्या बचता है उसको निकाल लीजिए, M12 क्या रहने वाला है, डिटरमिनेंट ऑफ 3 4 2 2, तो यहां से क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 4 6 माइनस 8, यहां से कितना आ जाएगा -2, और यहां जब हम इसको माइनर की वैल्यू पुट करेंगे तो -1 इंटू -2, तो हमारा कोफैक्टर C12 कितना आ जाएगा 2, तो कोफैक्टर यहां लिख दीजिए, कोफैक्टर कितना आया 2। इसी तरीके से आप थर्ड जो हमारा एलिमेंट है मतलब फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है उसके लिए भी आप कोफैक्टर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो एलिमेंट यहां लिख दीजिए, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A13 किसको बता रहे हैं 3 को, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 3 लिख दिया। अब C13 कैलकुलेट करना है मतलब कोफैक्टर ऑफ 3 निकालना है, तो कोफैक्टर ऑफ 3 कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ 3 C13 कैसे देखते हैं, C13 इज नथिंग बट -1 की पावर 1 प्लस 3, मतलब जो रो गिवन है और जो कॉलम है उनको प्लस कर दिया इनटू M13, और यहां से हम देख सकते हैं कि 3 प्लस 1 4 और -1 की पावर 4 है मतलब इवन है, तो यहां से ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, यहां कितना बचने वाला है M13, तो हमें सिर्फ कोफैक्टर निकालने के लिए अब माइनर निकालना होगा M13। अब M13 आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे, फर्स्ट रो को हटाना है, फर्स्ट रो को हटा दिया, और थर्ड कॉलम को हटाना है, थर्ड कॉलम को हटा दिया, उसके बाद जो बच रहा है हमारे पास
क्या है 3 1 4 -1, इसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। इसका क्या करेंगे डिटर्मिनेंट, तो 3 इंटू -1 इंटू 4, तो -3 -4 दैट इज -7, तो यहां पुट कर दीजिए। और एक चीज और, ये यहां पर m13 कितना है -7, तो C13 भी हमारा कितना आ जाएगा -7। तो फाइनल आंसर निकालते हैं हम लोग, 1 इंटू 4 4 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 7 3 जा 21 -21, यहां से 8 -21, यहां से कितना आ जाएगा 13। तो 13 इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। इस तरीके से हम लोग किसी भी 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है कि अगर ए बी सी इज द साइड ऑफ ट्राइंगल, मतलब ये साइड है, या फिर इसको कह देंगे ए बी सी वर्टेक्स है, इससे एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। और ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, सिमिलरली सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3, तो इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने पढ़ा है कि क्या होता है, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 माइनस y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारा क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये कहां से आया, इट इज बेसिकली फ्रॉम द डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की वैल्यू से आया। तो ट्राइंगल एबीसी को जो एरिया होगा उसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसको सीधे मेमोराइज कर लीजिए और बाकी लिखना है। अगर आपको साइड्स या फिर कोऑर्डिनेट्स गिवन है, 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है अलग अलग वर्टेक्स के, तो आप क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकाल सकते हैं। तो जैसे यहां पर ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स है, तो हमें क्या करना है, हाफ लिखना है x1 y1, लास्ट में 1 पुट कर देंगे। इसी तरीके से यहां पर x2 y2 1, लास्ट में x3 y3 1। ये हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। इसकी कुछ एप्लीकेशंस है। हम क्या पता कर सकते हैं, सपोज दैट हमारे पास ये ट्राइंगल है, इसके पॉइंट्स जो पॉइंट्स हैं, जो वर्टेक्स है वो क्या है, अलग अलग है। अगर यही पॉइंट्स, ये पॉइंट्स एक लाइन पर आ जाए, मतलब ये ए, ये बी सी, ए या ये बी है, ये सी है, और जो ए है ये भी सी पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। तो इस केस में जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो क्या होगा, 0 होगा। इस केस में जो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 0 होगा। तो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे, जब इनका एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। और हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना आता है कि हाफ x1 y1, और इसको जब इक्वल्स टू 0 करेंगे तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि कोई 3 पॉइंट या 3 जो वर्टेक्स हैं या पॉइंट्स गिवन है हमारे पास, वो कोलिनियर हैं या नहीं है। तो उनका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लीजिए, मतलब एरिया, उनको पॉइंट्स को पुट करिए, उनसे जो डिटरमिनेंट आएगा अगर वो 0 के इक्वल आता है तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर रहने वाले हैं। उसी का एप्लीकेशन एरिया ऑफ ट्राइंगल से हम क्या कर सकते हैं कि यहां से निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए भी हम डिटरमिनेंट का यूज करते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक पॉइंट ए है x1 y1 और दूसरा पॉइंट x2 y2। ठीक, x1 y1 और ये x2 y2, और एक
जनरल पॉइंट है x कॉमा वाई। तो इस तीनों पॉइंट से हमें क्या निकालना है, एक लाइन की इक्वेशन निकालना है। प्रीवियसली हमने ये देखा कि हमारे पास जब तीनों पॉइंट एक लाइन पर लाई करते हैं तो वो कंडीशन किसकी होती है, कोलिनियर की कंडीशन होती है। उस केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होता है। तो हम इस ए की जगह क्या रख देंगे, वो हमारा पी पॉइंट रख देंगे x कॉमा वाई, तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगी। तो यहां पर भी वही है, तो पी एक्स कॉमा वाई हमने यहां पर रखा और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनली इक्वेशन ऑफ लाइन यहां से मिल जाएगी। बहुत ही आसान। एक एग्जांपल देख लेते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन joining a13 and b00 using determinant and find k if d k comma 0 is a point such that area of triangle abd is 3 square units। ठीक है, तो हमें क्या पहले इक्वेशन फाइंड करना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग a और b। हमें पॉइंट a गिवन है 1,3 और b गिवन है 0,0। दो पॉइंट्स गिवन है, एक हमें जनरल पॉइंट ले लीजिए x कॉमा वाई। ठीक, तीन पॉइंट्स मिल गए, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है तो क्या कैसे लिखते थे, इक्वेशन ऑफ लाइन हाफ, इक्वेशन ऑफ लाइन यहां लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन या फिर इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज गिवन बाय किससे देंगे, हाफ एक्स वाई 1, मतलब ये जो हमारे पॉइंट्स हैं इनको रख दीजिए यहां पर, साथ ही में 1 3 1, साथ ही में 0 0 1। फाइनली इसको इक्वेट कर दीजिए 0 के। ये है क्या है, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना आता है तो मैं इसको डायरेक्ट कर दे रहा हूं, x पहला एलिमेंट उसका कोफैक्टर, कोफैक्टर कैसे आएगा, 3 क्रॉस 1 माइनस 0 क्रॉस 1, क्योंकि ये माइनर के इक्वल होता है पहला, देन माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि यहां पर माइनस कोफैक्टर किसके बराबर होता है, माइनस टाइम माइनर। तो माइनस वाई, ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 1। सिमिलरली 1 यहां पर ये तो 0 प्लस 0 माइनस 0। तो फाइनली क्या आंसर आ रहा है, x 3 माइनस 0 माइनस y माइनस 0, ये तो 0 रहने वाला है। तो यहां से हमारे पास फाइनल जो आंसर आ रहा है वो है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये हमारी लाइन की इक्वेशन आ गई। वो पूछता है फाइंड के फाइंड करना है इफ डी के कॉमा 0 इज अ पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी इज 3 स्क्वायर यूनिट। मतलब हमारे पास ये b 0,0 पर है, a कहीं 1,3 पर है और साथ में बोल रहा है d मान लीजिए k,0, ये कहीं यहां पर रहा होगा। अगर मैं इसको से रिप्रेजेंट करूं कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाकर, तो d k,0 ये आ जाएगा यहां पर a 1,3। तो हमारे पास 3 पॉइंट मिल गए हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें गिवन है और फाइनली हम एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकाल सकते हैं। तो चलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ 1,3,1 0,0 1 k 0 1 और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या गिवन है, 3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब यहां से जब एक पॉइंट और रिमेंबर रखिए कि अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है तो उसको हम प्लस माइनस 3 लेंगे, मतलब दोनों साइन ले लेंगे। तो यहां से प्लस और माइनस 3 लीजिए, इसको ये आ जाएगा इस तरफ और इधर डिटर्मिनेंट सॉल्व करने वाले हैं।
1 इंटू 0 0, ये 0 इंटू 0, ये 0 माइनस 0, ये -3, ये 0 माइनस के, और लास्ट में +1, ये आ जाएगा 0 और 0, और इक्वेशन प्लस और -3, एरिया गिवन है, ये 0 हो जाएगा। यहाँ से ये कितना आ रहा है, ये है 0, ये भी 0 है, ये वाला पार्ट 0, -3 इंटू माइनस के प्लस और -3, और तो के की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से प्लस और -1। तो इस तरीके से हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है एडजॉइंट, इसको हम अपकमिंग पार्ट में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।